वो है शोध प्रविधि, शोध क्रियाविधि। शोध प्रविधि या शोध क्रियाविधि का मतलब है कि आपको जो अपना शोध करना है या जो रिसर्च हम जो लोग करते हैं तो उसका एक सिस्टम क्या है, उसका तरीका क्या है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शोध को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुस्तकीय जो अध्ययन होता है किसी भी विषय का या किसी भी कार्य के लिए, जब हम पुस्तकीय अध्ययन करते हैं या 2, 4, 5 किताबों को जब हम पढ़ करके उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सुगम नहीं हो पाता या रुचिकर नहीं हो पाता है। इसलिए शोध के लिए आपको उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण को, उसका जो व्यवहार में उसका जो दृष्टिकोण है, जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम समझाने का प्रयास करेंगे और आशा है कि आप समझ भी पाएंगे। तो व्यावहारिक दृष्टिकोण में शोध का अर्थ नया कुछ नहीं है। आप बिल्कुल अपने मस्तिष्क से इस बात को हम लोगों को हटा देनी चाहिए कि जैसे नाम से ही स्पष्ट है रिसर्च। रिसर्च का मतलब फिर से खोज करना। तो फिर से खोज करने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे संपूर्ण सृष्टि में, इस संसार में वो वस्तु, पदार्थ, तथ्य है, उपस्थित है इस पूरे संसार में, लेकिन हमारे लिए वो एक रहस्य रहता है। वो हमारे लिए रहस्य है। रहस्य का मतलब है कि हम उससे परिचित नहीं हैं और उस रहस्य से पर्दा हटाना या उसको प्रकाश में लाना, यही शोध का अर्थ है। और शोध की जो व्यावहारिक दृष्टिकोण में, भले पुस्तकीय परिभाषाएं अलग अलग तरीके से आप लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके से वो बड़ी जटिल होती है और बड़े गूढ़ रहस्यों को लेकर के पुस्तकीय अध्ययन आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से आपको ये समझना होगा कि जो शोध है वो रहस्यों से पर्दा हटाने से है, आपको उसको प्रकाश में लाने से है, उसको समाज के सामने, जनता के सामने उसको प्रकाशित करने से है। और सबसे बड़ी बात जो शोध का अर्थ होता है वो ये होता है कि आपकी जिज्ञासा जिस विषय के प्रति है, जिस वस्तु अथवा पदार्थ के प्रति आपकी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा संतुष्ट कर लेना, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, ये शोध है। दूसरा जो बात मैं कह रहा हूं, व्यावहारिक दृष्टिकोण की जो मैं बात कह रहा हूं कि हमें शोध को व्यावहारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से समझना चाहिए, तो इसके लिए आप कुछ उदाहरणों से, मैं कुछ व्यावहारिक उदाहरण ही आप सबके सामने प्रस्तुत रखूंगा और उन उदाहरणों से आप भली भांति समझ पाएंगे कि शोध का अर्थ हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार लें। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और वो आपस में बात करते हैं। एक व्यक्ति का मत है कि जापान है और दूसरे व्यक्ति का मत है कि जापान नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि जापान है और एक व्यक्ति कहता है कि जापान नहीं है। तो दोनों के लिए, दोनों अपनी अपनी बात, अपनी अपनी जगह, दोनों सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। दोनों में से आप ये नहीं कह सकते कि आप असत्य कह रहे हैं या क्यों? एक व्यक्ति के लिए रहस्य है, उसने कभी देखा नहीं जापान। आप कर सकते हैं, किसी भी स्थान की आप कल्पना कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की आप कल्पना कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की आप कल्पना कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण जापान के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक व्यक्ति कहता है कि जापान है
और एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, तो दोनों अपने आप में सही कह रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जापान रहस्य है और एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति ने उसको देखा है, उसने उसको वो गया है और उसको महसूस किया है। तो एक के लिए वो रहस्य रह जाता है, एक के लिए वो खोज हो जाती है। तो शोध भी हमारे लिए हर एक, इस पूरी सृष्टि के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे संसार में, इस पूरे विश्व में हर एक वस्तु जिससे हम अनभिज्ञ हैं, जिससे हम अपरिचित हैं, जिससे हमारा अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो हमारे लिए शोध का विषय है। क्योंकि अक्सर ये प्रश्न होता है और सबसे मूल हर एक की प्रश्न मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है कि शोध का विषय क्या होना चाहिए, शोध हम किस विषय, और बहुत सारे बच्चों की जो शोधार्थी होते हैं उनका एक प्रश्न सबसे पहले यही होता है कि शोध किस विषय पे की जाए। तो मैं यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि शोध के लिए इस पूरी संपूर्ण सृष्टि के अंदर, इस पूरे संपूर्ण संसार में जो आपके लिए रहस्य है, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप शोध किसी दूसरे की उत्सुकता को लेकर के आप शोध नहीं करते हैं। आप जो शोध करते हैं वो अपनी उत्सुकता को लेकर के करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं। आपसे ये कोई नहीं कहता कि मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं, जरा इस रहस्य से आप इसको प्रकाश में लाइए। नहीं, आप जिस रहस्य को आप समझना चाह रहे हैं, आपके लिए वही विषय है, और वो विषय कोई भी हो सकता है, वो एक कोई निश्चित विषय नहीं है। तो इसलिए जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो शोध की परिभाषा है वो है रहस्यों, किसी रहस्य का प्रकाश में आना, या आपके द्वारा किसी रहस्य को प्रकाश में लाना। दूसरा, एक और उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए टेबल पे एक पेन रखा हुआ है और पेन के ऊपर आपकी अनुपस्थिति में एक पुस्तक रख दी गई। आप जब आते हैं, उस कमरे में आप आते हैं और आपको पूछा जाता है कि पेंसिल या पेन कहाँ है, तो आपके लिए वो एक रहस्य होता है। लेकिन टेबल को और बुक को ये पता है कि हम दोनों के बीच में पेन है या पेंसिल है या कोई अन्य वस्तु है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं बात पहले मैंने अभी कही है, जो मैं कहना चाह रहा था कि संपूर्ण संसार में जो भी, जिसको आप शोध कह रहे हैं, जिसको आप रिसर्च कह रहे हैं, जिसको आप खोजना कह रहे हैं, वो इस संसार में उपलब्ध है। इसलिए आपको, आपके सामने विषय चयन की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि मेरे लिए कौन सा विषय, किस विषय पे मैं काम करूं, किस विषय पे मैं काम न करूं। संपूर्ण संसार में जो जिस भी रहस्य को आप समझ नहीं पाए हैं, जो आपके लिए रहस्य है, वो आपके लिए शोध का विषय है। अब इसमें इसकी जो दूसरी परिभाषा है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो शोध की जो व्यावहारिक परिभाषा है, वो ये है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो शोध का प्रतिनिधित्व करता है। इसको आप फिर से समझ लीजिए कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो शोध का प्रतिनिधित्व करता है, यानी शोध का प्रतीक है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको। तो जहां जहां आप प्रश्नवाचक, जहां जहां आपके सामने प्रश्न, वहां वे सारे विषय होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक समस्या आती है हम सभी के सामने का या रिसर्च का या अनुसंधान का, उसका विषय क्या होगा। तो विषय चयन के लिए आप लोग थोड़ा इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है
जिस भी शब्द के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है वो उससे संबंधित रहस्यों को उजागर करना, उससे संबंधित रहस्यों का प्रकाश में लाना आपके लिए शोध का विषय हो सकता है, शोध का विषय है। दूसरा, इसमें शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए उसका एक क्रियाविधि होती है, और उस क्रियाविधि में जो हमारी जो सबसे पहले जो सीढ़ी होती है, जिस सीढ़ी पे हमें सबसे पहले पैर रखना है या आगे बढ़ना है, वो सबसे पहले वो होता है विचार, आइडिया। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि विचार किसके मस्तिष्क में आता है? तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर है कि विचार सभी के मस्तिष्क में आते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि जब विचार सभी के मस्तिष्क में आते हैं तो फिर सभी लोग शोध क्यों नहीं करते हैं? फिर तो विचार सभी के मस्तिष्क में आते हैं तो शोध सभी को करनी चाहिए। यहां पे विचार आपको यह समझना होगा कि इस जो दूसरा प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर में, पहला प्रश्न है कि विचार किसके मन में आते हैं, किसके मस्तिष्क में आते हैं, तो यहाँ पे उत्तर है कि विचार सबके मस्तिष्क में आते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि जब विचार सबके मस्तिष्क में आते हैं तो शोध कार्य सभी क्यों नहीं करते? इसका ये उत्तर है कि विचार दो प्रकार के होते हैं। एक तो विचार आया और विचार चला भी गया। आया और चला भी गया का मतलब क्या है कि उसका विकास नहीं हो पाया, आप उस विचार को निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा पाए। अर्थात एक विचार तो आश्रय का है, जब आप आश्रित होते हैं, और एक विचार होता है निर्णय का, जब आप निर्णायक अवस्था में होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आश्रय का विचार क्या है और निर्णायक विचार क्या है। दोनों आपके मस्तिष्क में विचार आए, एक निर्णायक विचार है और एक आश्रय का, जब आप आश्रित होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए हम अपने पेरेंट्स से, अपने माताजी से या पिताजी से हम कहते हैं कि हम दो भाई हैं या दो बहनें हैं, और हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमें जो है टी शर्ट चाहिए या कपड़ा चाहिए या शर्ट चाहिए, दोनों हम उनसे आग्रह करते हैं। पिताजी कहते हैं कि ठीक है मैं ले आऊंगा, शाम को मैं ले आऊंगा, और वो दो शर्ट ले आते हैं। तो जब वो हमने उनसे आग्रह किया और वो शर्ट लाए और हमें शर्ट जब प्राप्त हुई, तो उस समय हमारे पास केवल उन शर्टों को या टी शर्टों को, उनको जो है स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस विचार को कहते हैं आश्रय पे। हम उनके आश्रय पे हैं कि वो जैसे भी लाए, वो पिंक लाए, रेड लाए, व्हाइट लाए, येलो लाए, जैसे लाए हमने उसको सहज स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद जब हम दो भाई हैं या वस्त्र दिए जाते हैं तो फिर हम करने लगे, दोनों आपस में चयन कर अपने अपनी पसंद का। एक कहता है कि नहीं मुझे पिंक रखना है, दूसरा कहता है मुझे येलो रखना है। फिर थोड़ा बहस हो जाती है और अंततः जो है समाधान हो जाता है कि कौन येलो रखेगा और कौन पिंक रखेगा। वहां पे हमारा जो विचार था, विचार दोनों थे। विचार जब हमने अपने पेरेंट्स से जब आग्रह किया था कि हमें कुछ
कपड़े चाहिए होंगे, तो विचार वो भी था, लेकिन वो आश्रय का विचार था। हम आश्रित थे और उस आश्रय के विचार में जो हमें दे दिया गया हमने उसे सहस्र स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आया तो हम निर्णायक की अवस्था में आ गए और हम चयन करने लग गए कि नहीं, हमें इस तरीके से ये कपड़ा मैं रखूंगा और ये कपड़ा मैं रखूंगा, हम दोनों आपस में समाधान करते हैं। तो ये विचार होता है निर्णायक विचार। और हमेशा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यदि विचार सबके मन में आते हैं तो फिर सभी शोध क्यों नहीं करते हैं। तो किसी के मन में विचार मात्र आश्रय का होता है और किसी के मन में विचार आ जाता है निर्णायक का। और जो विचार निर्णायक होता है, जहां निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिस व्यक्ति के पास निर्णय लेने की क्षमता होती है वो आगे बढ़ता है। और जब हम निर्णय लेते हैं, हमारा विचार जब निर्णायक अवस्था में आ जाता है तो हम शोध का, क्योंकि हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो विषय है वो हमारा शोध प्रविधि, शोध क्रिया विधि को लेकर के हम इन व्यावहारिक दृष्टिकोण को समझते हुए किस प्रकार से हमें आगे अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाना है, ये हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसमें जब विचार निर्णायक अवस्था में आता है तो उसके बाद उस विचार का विकास होता है। उस विचार जब वो निर्णायक अवस्था में आता है, उस विचार का उसके बाद वो निर्णायक अवस्था में पहुंच जाता है। अब यहां पे तीसरे चरण में जाने के लिए हमारा जो विचार था, उस विचार का विकास होना और उस विकास का आगे बढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो हमारा विचार आया उसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो विकास से क्या अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए बस स्टॉप पे एक बस खड़ी है और आप बस में बैठे हुए हैं। आपके मन में एक विचार आया और सामने आप जब देख रहे हैं, बाहर सड़क पे जब आप देख रहे हैं तो एक कोई व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति वो कुछ खाने का लोगों से मांग रहा है, खाने के लिए लोगों से कुछ मांग रहा है। तो आपके मन में, आप जब खिड़की से उसको देख रहे थे तो आपके मन में एक विचार आया और वो विचार ये आया कि मैं उतर करके उस व्यक्ति को कुछ पैसे दे दूं। इतने में ड्राइवर आते हैं, बस स्टार्ट होती है और बस चल देती है। आपके मन में जो विचार आया था कि मैं उतर करके अमुक व्यक्ति को कुछ पैसे दे दूं, वो विचार, उसका विकास नहीं हो पाया और वो विचार आपके लिए मात्र कोतूहल बन करके रह गया। और उस कोतूहल ने कुछ समय आगे चल करके, कुछ समय तक तो आपको बेचैन भी उस विचार ने किया कि मैं उतर जाता, उसको पैसे दे देने चाहिए थे, उसको आवश्यकता थी। कुछ देर तक उस कोतूहल ने आपको विचलित किया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के आगे आप सामान्य आया। एक ये विचार था, कोतूहल बन करके रहा। ठीक उसी परिस्थिति में कल्पना कीजिए, बस में आगे या पीछे की खिड़की पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा था। परिस्थितियां, सामने व्यक्ति है, वो लोगों से कुछ खाने को मांग रहा है और उस व्यक्ति की भी
उस व्यक्ति पे जब नजर पड़ती है तो उसी समय जब आपके मन में ये विचार आया था कि मैं उसको जाकर के कुछ पैसे दे दूं, उस व्यक्ति के मन में भी ठीक इसी प्रकार का एक विचार आया कि मैं इसको जाकर के, गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी चलती है, लेकिन वो व्यक्ति जो आपसे दूसरी खिड़की पे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति गाड़ी रुकवाता है और गाड़ी से उतर करके नीचे आकर के और उसको 10 रुपए दे देता है। यहां पे अंतर क्या हुआ इन दोनों विचारों में? आपका विचार मात्र कौतूहल बन करके रहा, उसने थोड़ी देर आपको बेचैन भी किया, आप परेशान भी रहे, लेकिन जो विचार आया था कि मैं अमुक व्यक्ति को कुछ पैसे दे दूं, वो विचार आया और कौतूहल पैदा करके कुछ समय आपको उद्वेलित करके, कुछ समय आपको परेशान करके, और फिर विचार चले गया और आप सामान्य हो गए। लेकिन दूसरा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में वो विचार आया था, वो व्यक्ति उतरा और उसने उसको पैसे दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इस उदाहरण का मतलब, कहने का मतलब और इसको बताने का मतलब ये है कि इस प्रकार के ही विचार हम सभी के मन में अक्सर आते रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि एक कविता लिख दें, कई बार हम सोचते हैं कि एक कहानी लिख दें, और पूरे जीवन भर समय समय की परिस्थितियों को लेकर के, समय समय की घटनाओं को लेकर के अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और विचार चले जाते हैं, लेकिन किसी विचार का विकास नहीं हो पाता है। और यदि किसी विषय की, किसी तथ्य की, किसी पदार्थ की, किसी व्यक्ति के लिए उसके जो रहस्य हैं, जिन रहस्यों का कौतूहल आपके मन में पैदा हुआ था, यदि आप रुक करके और उस विचार को विकसित करके उस कौतूहल को आप निर्णायक विचार में बदलते हैं, तो उसका विकास होता है, और उसका विकास यदि होता है तो आपका शोध कार्य आगे बढ़ता है। इसके बाद इसमें जो शोध क्रियाविधि है, इसमें इसका तीसरा चरण आता है खोज, डिस्कवर। अब आप इसको बेहतर समझ गए होंगे कि सबसे पहले एक विचार आया और विचार कौतूहल से निर्णायक अवस्था में आया, परिपक्व विचार आया, आपने एक निर्णय किया कि नहीं, मैंने ये काम करना है तो करना है, उसका विकास हुआ। और जब उस विचार का विकास हुआ, वो विचार जब परिपक्व हुआ, उसमें कौतूहल नहीं रहा, वो एक बच्चों वाला की जिद नहीं रही कि नहीं हमें चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे दो, नहीं बेटा कोई बात नहीं, चॉकलेट नहीं, आपको एक और बढ़िया चीज देते हैं। उस कौतूहल से जब आप हट गए तो उस विचार का विकास हुआ उस विषय को लेकर के, और आपके विचार का जब विकास हुआ तो आप तीसरे पायदान पे, आप तीसरी सीढ़ी पे चले आते हैं, और वो सीढ़ी है डिस्कवर की, खोज की। अब आप खोज में लगे क्योंकि आपके मन में विचार आया था, विचार का विकास हुआ था, उसमें परिपक्वता आई थी, और जब आप परिपक्व स्थिति में आ गए हैं, जब आपका विचार परिपक्व स्थिति में आ गया है, तो निश्चित तौर से अब जो है आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पा रहे हैं, परिपक्व स्थिति में पा रहे हैं कि हाँ, मुझे अब इस रहस्य से पर्दा हटाना है और इसको प्रकाश में लाना है। तो इसका जो तीसरा जो चरण आता है, वो चरण आता है डिस्कवर का। इस चरण में आपको सबसे अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। पहला जो चरण है विचार का, वो एक सामान्य प्रवृत्ति है, जीवन भर हमारे साथ एक प्रकार चले जाते हैं, लेकिन किसी भी एक विचार पे हम उसको परिपक्व नहीं बना पाते और उसका विकास नहीं कर पाते। लेकिन किसी विचार को यदि आपने परिपक्व बना दिया और उसका विकास हो गया,
तो विकास के बाद तीसरी अवस्था आती है डिस्कवर की। अब आप खोज करना आवश्यक, खोज करने का आप प्रयास करते हैं, और यही जो तीसरा जो चरण है इसका, इस चरण में आपको बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, चाहे आपको शारीरिक श्रम की हो, चाहे आपको बौद्धिक श्रम की हो, या फिर आपको आर्थिक रूप से जो है श्रम की आवश्यकता हो। आपको इस तीसरे चरण में बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस चरण में जो आपका काम है, जो आपको कार्य करना है, जो हम सभी को कार्य करना है, इसमें होता है तथ्यों को खोजना। क्योंकि आप किसी एक तथ्य को लेकर के, या किसी एक प्रमाण को लेकर के, या किसी एक सिद्धांत को लेकर के आप जो है उसका एक धारणा आप नहीं बना सकते हैं कि आपने रिसर्च कर दी। आपको बहुत सारे तथ्यों को आपको खोजना होगा, बहुत सारे प्रमाणों को आपको खोजना होगा। तो आप तीसरे चरण में, यहां पे एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहूं, भविष्य में आप लोग जो है जो भी इस तरीके से शोध कार्य को करते हैं या उसको समझना चाहते हैं, उनके लिए स्पष्ट मैं यहाँ पे इस बात को कर लो कि शोध न तो कभी परिपूर्ण होता है, जैसे इसी विषय को लेकर के कि खोज क्या है, तो खोज न तो कभी परिपूर्ण होती है और न कभी अपूर्ण होती है, अधूरी भी नहीं रहती है खोज। मान लीजिए, इसको इस उदाहरण से समझ लीजिए कि एक कुआं है और आपको वहां कुछ डिस्कवर करना है, कुछ खोजना है, कुछ ढूंढना है आपको उस कुएं में जाकर के। जमीन से 2 फीट नीचे सीढ़ियां उतर रही हैं, उसमें सीढ़ियां उतर रही हैं 2 फीट तक, और उसके बाद उसमें जो है मिट्टी भरी हुई। आपने उसकी मिट्टी हटानी वहां शुरू की, और 5 और 10 फीट जब आपने गहरा उससे मिट्टी हटा दी है, तो आपको कुछ वहां पे कुछ प्रमाण प्राप्त मिलते हैं, कुछ अवशेष आपको प्राप्त होते हैं। तो आप उन अवशेष के आधार पर, उनका वैज्ञानिक आधार पर, उनका जो परीक्षण आप करते हैं वैज्ञानिक विधियों द्वारा, उनका जितना भी परीक्षण होता है, उन परीक्षण के आधार पर आप उस कल्चर को, उसके युग को, उसके टाइम को, आप एक सारी आपका एक प्रबंध तैयार होता है, आपका एक रिसर्च वर्क तैयार होता है। तो वो परिपूर्ण, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो परिपूर्ण हो गया है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अधूरा है। इस बात को आप इससे और स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे कि आपने 5 फीट की गहराई पे जो आपने मिट्टी हटाई थी, वहां पे आपको जितनी सामग्री प्राप्त हुई, आपके लिए वो पर्याप्त थी, और आपको जितनी आपके मन में उत्सुकता थी, संभवतः आपके मन में ये उत्सुकता न हो कि मुझे और ज्यादा मिट्टी हटानी चाहिए, मुझे और नीचे देखना चाहिए क्या है, संभवतः ये उत्सुकता आपके मन में, ये विचार आ तो रहा होगा, लेकिन हो सकता है उस विचार का विकास न हो रहा हो, क्योंकि फिर विचार का विकास होने के पीछे परिस्थिति या बहुत सारी जो है परिस्थितियां भी होती हैं। शोध के लिए आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, बौद्धिक परिस्थितियां होती हैं, शारीरिक परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपने जो शोध किया, जितना कार्य आपने किया, वो अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण भी नहीं है। ये आप लोगों को समझना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए कि कोई भी शोध कार्य न तो पूर्ण होता है, न तो परिपूर्ण होता है। इस चरण में आपको साहित्य का क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में आप जिस भी भूभाग में या जिस भी एरिया में आप कार्य करना चाह रहे हैं, या आपको वहां कुछ प्रमाण मिलने की, तथ्यों को मिलने की जो संभावना है, आप उस क्षेत्र में जो व्यापक जो सर्वेक्षण आप करेंगे, वो सारा आप तीसरे चरण करना होता है। अब इसमें 2-3 चरण, पहला चरण और तीसरा चरण। तीसरा चरण थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें आपको जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि उसमें आपको
श्रम की आवश्यकता है, शारीरिक भी, आर्थिक भी और बौद्धिक भी। तो इसलिए वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शोध क्रिया विधि में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो चरण है वो है रूपरेखा। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यदि आप समझ जाते हैं कि शोध की रूपरेखा को मुझे किस प्रकार से तैयार करना है, तो निश्चित तौर पे जो है आपके लिए बहुत सुगम रहेगा। इसमें इस रूपरेखा का जो चरण है, इसमें एक तो आपको अपने शोध का क्रम निश्चित करना होता है। जो आप शोध कर रहे हैं, जिस विषय को आप ढूंढ रहे हैं, उस पर आप कार्य कर रहे हैं, तथ्यों का आप संकलन कर रहे हैं, साहित्य का विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो एक तो पहले आपका सबसे पहले उसको जो है उसको आप किस क्रम में उसका अध्ययन करेंगे। आपका अध्ययन क्रम, जैसे क्रम का मतलब जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं, हम जैसे आरंभिक क्रम से और प्रगति की ओर हम जा रहे हैं ना। जैसे पहले हमने कहा कि विचार आता है, फिर उसका विकास होता है, फिर उसकी खोज होती है। तो ऐसे ही आपको किसी भी कार्य के लिए, कार्य को परिपूर्ण करने के लिए, कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको उसका एक क्रम निर्धारित करना होता है कि मुझे किस क्रम में कार्य को करना है। तो रूपरेखा का जो चरण है, इसमें आपको अपना जो शोध कार्य है उसको एक क्रम में रखना होता है, अर्थात उसका एक अनुक्रम क्या है ये आपको इस चरण में ही तय करना है। और यहां पे एक और चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो रूपरेखा है, इसको इससे पहले वाले जो खोज और आपका विचार और विकास, ये आपको समझने वाली सारी बातें हैं जिनको आपको समझना है और उन बातों को समझ करके आपको कार्य करना है। लेकिन ये जो रूपरेखा का जो चरण है, इस रूपरेखा को आपको प्रस्तुत भी करना होता है। मान लीजिए सारे जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को एक रूपरेखा तैयार करनी होती है। और इस रूपरेखा में यही होता है कि आपका शोध का क्रम क्या है, उसका अनुक्रम क्या है। तो इस जो रूपरेखा आपको जो तैयार करनी है, जिसका आपको प्रस्तुतिकरण भी करना है, इसके क्रम को आप थोड़ा समझ लीजिए कि इसको किस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आपके शोध का उचित शीर्षक क्या होगा। ये आपको इसी रूपरेखा के चरण में आपको तय करना है। और ये बात मैं कह चुका हूं आपको कि ये जो रूपरेखा है, इसका प्रस्तुतिकरण आपको अपने जो गाइड हैं या जो विश्वविद्यालय के जो भी साक्षात्कार जिस तरीके से भी चाहे, वो जैसे भी उसका एक सिस्टम बनता है, तो उसमें जो है आपको इस रूपरेखा को प्रस्तुत भी करना होता है। आपसे यही पूछा जाएगा कि आपके शोध का शीर्षक आप क्या है, आपका शोध का शीर्षक। तो आपको इसको एक क्रम में क्रमबद्ध तरीके से आपको इसी तरीके से आपको अपनी रूपरेखा तैयार करनी है कि जैसे आपके शोध का उचित शीर्षक, उचित यहाँ पे इस शब्द को, शीर्षक तो एक आम बात है कि ये तो आप कहीं भी आप पढ़ लेते हैं, पुस्तकों में पढ़ लेते हैं, कई जगह आप पढ़ लेते, लेकिन समझ में सही तरीके से हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से उसको ये आपको कहीं भी मिल जाएगा कि उसका एक शीर्षक तय करना है। यहाँ पे इस बात पे जोर दे रहा हूं कि उचित शीर्षक, उचित उसका तय करना है। इसका अर्थ हुआ कि जो तथ्य आंकड़े आपको प्राप्त हुए हैं,
उन्हें किस शीर्षक के द्वारा उचित, जो मैंने कहा अभी कि उचित शीर्षक आपका क्या होगा, रूपरेखा के अंदर आपको यह तय करना है कि आपका उचित शीर्षक क्या होगा। उसमें जो तथ्य, जो आंकड़े आपको प्राप्त हुए हैं, उन्हें किस शीर्षक के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ये आप उचित शीर्षक के चयन के लिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास जो आपने ऊपर अभी जो डिस्कवर किया, जितना आपको मिल पाया है, क्योंकि आगे शोध तो आपका आगे होगा अभी, लेकिन आरंभिक जो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने जिस तरीके से खोज किया है, क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है, या पुस्तकालयों का सर्वेक्षण किया है, या पुस्तकों का अध्ययन किया है, या कोई जो है साहित्य को आपने जो मूल साहित्य है उनका अवलोकन किया है, या इस तरीके से कहीं म्यूजियम में आप गए हैं, तो उस सारे सर्वेक्षण में जो कुछ आपके पास आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, आपने आंकड़े अपने पास रखे हैं, या जो साहित्य आपने पढ़ा है, जितने आंकड़े आपने अभी तक प्राप्त किए हैं, उन आंकड़ों को सही शीर्षक सही रूप से उसकी परिभाषा कौन सा शीर्षक कर रहा है, ये आपको समझना है। अब ऐसा नहीं कि कई बार आप जैसे देखते हैं कि आमतौर पे स्थिति ये हो जाती है कि आपके पास आंकड़े हैं मंदिर निर्माण के और आप उसको शीर्षक दे रहे हैं भवन निर्माण का। अब बहुत मिलती जुलती बातें हैं कि ठीक है, जब मंदिर ऐसे बन सकते हैं तो भवन भी तो ऐसे ही बन सकते होंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक होता है कि शोध में और शेष साहित्य के लेखन में, चाहे आप कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, और जो शेष जो लेखन आप कर रहे हैं, उसमें आपको आपकी कल्पनाओं को उड़ान भरने के लिए आपको पूरी की पूरी छूट होती है कि आप अपनी कल्पनाओं को कितना, कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जो शेष साहित्य होता है, कविताएं होती हैं, रचनाएं होती हैं, मनोरंजक होती हैं, या अन्य प्रकार की जो भी रचनाएं होती हैं, उनमें आपकी कल्पनाओं की उड़ान, आप अपनी उड़ान को जितनी ऊंची उड़ाना चाहो आप उड़ा सकते हैं। लेकिन शोध में आपको कल्पना की छूट नहीं है। आप एक शब्द भी, एक अक्षर भी, एक मात्रा भी आप अपनी कल्पना से उसमें जोड़ भी नहीं सकते हैं, और यदि आपको वो तथ्य प्राप्त हुए हैं, आंकड़े प्राप्त हुए हैं, तो आप उसको हटा भी नहीं सकते। इससे जो आप सही तरीके से अपने आंकड़ों के अनुरूप अपना जो शीर्षक तय करते हैं, तो ये आपकी पूरे शोध का प्रतिनिधित्व बहुत बेहतर तरीके से करता है। फिर आप मोबाइल से हो सकती है, मोबाइल फोटो खींचो, फिर इसका मोबाइल से फोटो खींच के आप फिर प्रिंटर से बनाना ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर। तो इसको जैसे मैं कह रहा था कि इसको आपको अपनी जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा में भी इसको प्रस्तुत करना होता है। दूसरा, इसी जो चतुर्थ चरण है, जहां रूपरेखा का जो आपका चरण है, जिस चरण में आपको अपने शोध की रूपरेखा को तैयार करना है, इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि
आपने जो अपने लिए जो विषय चुना है, जिस विषय पे आप शोध करना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को भी आपको अपने रूपरेखा में प्रस्तुत करना होता है। इसका मतलब यह है कि आपको जिस विषय को लेकर के आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका महत्व, उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य को लेकर के इस कार्य को कर रहा हूं। यदि आपको उस कार्य को करने का उद्देश्य पता है तो सबसे अच्छी बात उसमें ये होती है कि हमारा उस कार्य के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, हमारी कार्य क्षमता का विकास होता है। तो इसीलिए जो है उसके रूपरेखा वाले जो चरण है, जिसको आपको प्रस्तुत भी करना होता है, उस चरण में आपको अपनी रूपरेखा में अपने शोध कार्य का, शोध जिस भी विषय पे आप शोध कर रहे हैं उस पे आपको अपनी रूपरेखा, अपना जो है उद्देश्य स्पष्ट करना होता है कि इस कार्य को करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। तीसरा इसमें आता है कि विषय के अध्ययन की प्रयोग विधि, इसको भी आप अपने रूपरेखा में प्रस्तुत करते हैं कि जो विषय का जिस प्रकार से मैं किस प्रकार से अध्ययन करूंगा, तो उसकी जो प्रयोग विधि है, उस प्रयोग विधि के बारे में आपको जानकारी होना, उसका ज्ञान होना, ये अति महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप कोई भी यदि कार्य कर रहे हैं, आप मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप यदि चाय बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चाय मैं किस प्रकार से बनाऊंगा, इसमें चीनी शक्कर डालूंगा, चाय की पत्ती डालूंगा, दूध डालूंगा, तो ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, प्रक्रिया पता होना चाहिए, तब तो आप चाय बना पाएंगे। तो इसलिए जो है पूरी उसकी प्रयोग विधि, आप अपने आंकड़ों का प्रयोग कैसे करेंगे, आप जो जिन दस्तावेजों का आपने अध्ययन किया है, आप उनका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, आपके पास वैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी होंगी, आपके पास आप प्रयोगशाला में किस प्रकार से जो है किसी जो आंकड़े हैं उनका जो है उनकी प्रामाणिकता को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो आपके पास एक प्रॉपर तरीके से एक आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि मैं इस कार्य को इस विधि के द्वारा या इस पैटर्न से या इस तरीके से मैं पूर्ण करूंगा। इसमें जो चौथा, इसी के अंदर रूपरेखा जो आपने तैयार करनी है, इसमें एक आता है, जो चौथा जो बिंदु है वो है तथ्य किस प्रकार एकत्रित करें। जो डाटा कलेक्शन है, आंकड़ों का जो एकत्रित करना है वो कैसे किए जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जो आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब क्या है, इसको आप, मुझे आशा है कि जो है थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस भी हो गया तो अलग तरीके से एक सिस्टम बन गया, लेकिन आप संभवतः इसको जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, जिसको मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें एक प्राथमिक तथ्य होते हैं। प्राथमिक तथ्य से मतलब है कि राम ने मुझे भाई कहा, एक कथन है, एक कथन है कि राम ने मुझे भाई कहा है। इस कथन का अर्थ है कि बात प्रामाणिक है। राम ने मुझे भाई कहा, इस कथन का अर्थ है कि बात प्रामाणिक है। प्रामाणिक कैसे है कि राम का कहा हुआ मैंने सुना, राम कह रहा था और मैं सुन रहा था, राम कह रहा था और मैं सुन रहा था, यानी राम ने मुझे भाई कहा। तो तथ्य प्रामाणिक है मेरे दृष्टिकोण से।
मैं उस तथ्य को प्रामाणिक मानता हूं जब राम मुझे भाई कहता है। एक तथ्य तो ये होता है। दूसरा जो द्वितीय तथ्य होता है, ये होता है राम ने मुझे भाई कहा। प्राथमिक तथ्य, प्रामाणिक तथ्य। क्योंकि मैं जानता हूं कि राम ने कहा, मुझे कहा, उसने मेरे सामने ही कहा, उसने मुझे भाई कहा और सीधे मेरे से ही बात करते हुए कहा कि तुम मेरे भाई हो। मेरे लिए प्रामाणिक तथ्य है। द्वितीय जो तथ्य होता है वो होता है राम ने तुम्हें भाई कहा। एक मैसेज दिया जा रहा है। ए सी से कह रहा है कि बी ने तुम्हें भाई कहा। यानी जिसका कथन था वो अनुपस्थित है इस दोनों के वार्तालाप में, इन दोनों की बातचीत में वो व्यक्ति अनुपस्थित है जिसका कथन था। अब उसने भाई, हो सकता है उसने सगा भाई कहा हो सकता है उसने सौतेला भाई कहा हो सकता है उसने कौन सा भाई कहा भी कि नहीं कहा। तो इसलिए मैं यहां पे इस उदाहरण को इसलिए देना चाह रहा हूं, आप लोगों को यह स्पष्ट मैं करना चाह रहा हूं कि जो प्राथमिक तथ्य होते हैं वो प्रामाणिक तथ्य होते हैं, क्योंकि उन तथ्यों का आप मूल रूप से आपने उनका अध्ययन किया है। लेकिन द्वितीय तथ्यों को, जैसे द्वितीयक जो सोर्सेज आते हैं, द्वितीयक जो तथ्य आते हैं, उनमें जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, या जो साहित्यिक सामग्री जितनी भी होती है वो सारे जो है जो पब्लिश होते हैं वो सारे द्वितीयक में आते हैं। मूल दस्तावेज हैं या फिर मूल कहीं जो है उत्खनन है, उसमें जो प्राप्त जो वस्तुएं हैं या कोई फरमान है या कोई आदेश है, तो जो मूल रूप से आपको जो प्राप्त हुए हैं और आपने उनका परीक्षण किया है और उस परीक्षण पे वो प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं, तो वो आपके लिए प्राथमिक तथ्य होते हैं। लेकिन जैसे पत्र पत्रिकाओं में कोई किसी विषय के बारे में छपा है, आपने उसको जो है उसका संदर्भ आपने ग्रहण कर लिया, आप उसका संदर्भ आपने अपने शोध कार्य में प्रयोग किया, या किसी पुस्तक में कोई तथ्य है उस तथ्य को आपने अपने शोध कार्य में उसका संदर्भ ग्रहण किया, या किसी अन्य सोर्सेज से आपने तो उसमें जो है बड़ी संभावना होती है कि हो सकता है कि वो तथ्य, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता को आप सिद्ध नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो प्रकाशित जो कार्य होता है, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हो, पुस्तकें हो, या इस प्रकार की जो भी सामग्री होती है, उसको जब भी आप प्रयोग अपने रूपरेखा में करेंगे तो उसको अपने रूपरेखा में आप उसको द्वितीयक तथ्य या द्वितीयक सोर्सेज या द्वितीयक स्रोत के रूप में ही आप उसको प्रयोग करेंगे। उसको कभी भी प्राथमिक तथ्य के रूप में आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता आप सिद्ध नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि राम ने तुम्हें भाई कहा, तो इस कथन की प्रामाणिकता कौन सिद्ध कर रहा है? जिस व्यक्ति को भाई कहा वो व्यक्ति तो सिद्ध कर नहीं पा रहा है उसको कि हाँ कहा भी होगा कि नहीं कहा होगा। तो इसलिए जो द्वितीय जो स्रोत होते हैं उन सोर्सेज का उनको बड़ी सावधानी से और प्रामाणिक आधार पे उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनको द्वितीयक स्रोत या द्वितीयक तथ्य ही आप उसको लिखेंगे। अब इसमें ये तो आप समझ गए कि प्राथमिक तथ्य क्या है और द्वितीयक तथ्य क्या है। प्राथमिक तथ्य मतलब राम ने मुझे भाई कहा, मुझे पता है कि राम ने कहा, यानी जो मूल दस्तावेज, जो मूल प्रमाण, चाहे वो प्रयोगशालाओं में आपने जो है उसको प्रयोग करके आपके पास वो उपलब्ध हुआ है, या कहीं आपने उसको खनन से प्राप्त किया है, या आपको कहीं मूल रूप से जो है वो दस्तावेज प्राप्त हुआ है, तो वो आपके लिए प्राथमिक स्रोत है। और यदि आपने जैसे साक्षात्कार है, साक्षात्कार भी मूल प्राथमिक तथ्य में ही आते हैं, ये आगे हम अभी बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि प्राथमिक तथ्य क्या है और द्वितीय तथ्य क्या है। द्वितीय
तथ्य वो होते हैं जो आप किसी दूसरे से संदर्भ ग्रहण करते हैं या उसका संदर्भ आप लेते हैं। अब इसमें प्राथमिक तथ्य को थोड़ा विस्तार से आप जब अपने रूपरेखा में रखना चाहेंगे तो उसके लिए आप इसको और थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए कि प्राथमिक तथ्य वो होते हैं जिनका सबसे पहले आपने आकलन किया हो। प्राथमिक तथ्य वो होते हैं जिनका आकलन आपने स्वयं किया हो। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि राम ने मुझे भाई कहा, तो उसका आकलन मैं स्वयं कर रहा हूं। उस कथन का आकलन मैं स्वयं कर रहा हूं कि राम ने मुझे भाई कहा। तो जिस तथ्य को आपने स्वयं परखा हो और उस पर प्रयोग किया हो और आपने उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की हो, वो आपके लिए प्राथमिक तथ्य होता है। जिसका आपने स्वयं आकलन किया हो या जिसको आपने स्वयं ढूंढा हो, तो उस तथ्य को आप प्राथमिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और जैसे जो द्वितीयक तथ्य हैं, तो द्वितीयक तथ्य को मैं आपके सामने रख ही चुका हूं कि जो साहित्य है, पत्र पत्रिकाएं हैं या अन्य जो आपको ऐसे संदर्भित जो ग्रंथ साधन जो उपलब्ध होते हैं, तो वो सारे द्वितीयक तथ्य में आते हैं। लेकिन प्राथमिक तथ्यों में वो आते हैं जिनका आप आकलन स्वयं कर रहे हैं और स्वयं उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं। इसके बाद इसी रूपरेखा में जो आपको प्रस्तुत करना होता है, जैसे तथ्यों को भी आपको प्रस्तुत करना होता है कि मैं प्राथमिक तथ्य कहां से उपलब्ध करूंगा। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप प्राथमिक तथ्य को कैसे, कहां से, आपके मस्तिष्क में क्या है कि आपको प्राथमिक तथ्य कहां मिल सकते हैं। आपने जब विषय चयन किया है, आपने शीर्षक, उचित शीर्षक आपने ले लिया है, आपका कार्य आगे बढ़ चुका है। अब इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इसको संपन्न करने के लिए आप प्राथमिक तथ्य तो कुछ ढूंढेंगे कि नहीं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ऐसे नहीं कि आप कहने लगे कि हाँ मैं ढूंढूंगा। अब ढूंढेंगे तो भाई आपके पास क्या है, आपके मस्तिष्क में क्या है कि प्राथमिक तथ्य आपको इस विषय संबंधी आपको प्राथमिक तथ्य कहाँ मिलेंगे। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पहले से आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए कि मैं, जब मेरे से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आप प्राथमिक तथ्यों को कहां से लाएंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और द्वितीयक तथ्य तो ठीक है, वो तो मिल ही जाते हैं साहित्य में और पत्र पत्रिका, जब वो उस काम पे लगोगे करोगे तो वो तो मिल जाएगा। लेकिन सबसे मूल जो समस्या है वो प्राथमिक तथ्यों की है। और विश्वसनीयता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके शोध की जो विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता प्राथमिक तथ्यों के आधार पे है, न कि द्वितीयक तथ्यों के आधार पे। ये आप लोग भी, इसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि आपके कार्य की जो विश्वसनीयता है, आपके शोध की जो विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता आपके कार्य की प्राथमिक सोर्सेस के आधार पे होती है, न कि द्वितीयक सोर्सेस के आधार पे। इसीलिए तीसरा आता है कि जब आप कार्य करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आप जो है प्राथमिक तथ्यों को कैसे संकलित करेंगे, तो उसको थोड़ा सा आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको एक प्रश्नावली तैयार करनी चाहिए। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए आपको एक प्रश्नावली तैयार कर लेनी चाहिए। जिस तथ्य के संबंध में आपके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न हो, आपने उनका एक क्रम तैयार किया हो। जैसे मैंने कहा ना कि प्राथमिक तथ्यों को आप संकलित कैसे करेंगे, प्राथमिक तथ्यों को आप कहां से लाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न होना चाहिए कि मैं प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे करूंगा। तो एक प्रश्नों का एक क्रम होना चाहिए कि मान लीजिए मेरा शीर्षक ये है और उसमें मैंने विषय, अपने जो उपशीर्षक रखे हैं उसका जो अनुक्रम, जैसे मैंने अभी कहा, उसका जो मैंने अनुक्रम रखा है, उस अनुक्रम के हिसाब से एक एक उपशीर्षक, शीर्षक मूल शीर्षक है, उसके बाद उपशीर्षक उसके किस किस
उपशीर्षक के अंतर्गत आप अपना शोध कार्य कर रहे हैं, तो एक एक उपशीर्षक को लेकर के और उसकी सारी प्रश्नावलियां आपको तैयार कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगला जो पांचवा जो हमारा चरण है इसका शोध क्रियाविधि में, शोध कार्य में आगे बढ़ने के लिए जो पांचवा चरण है, इस चरण में महत्वपूर्ण है संकलन, रिकॉर्ड। यह चरण हम सभी के लिए और विशेषकर जो शोध कार्य जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही संवेदनशील भी है, क्योंकि इस चरण में तथ्यों को संकलित किया जाता है और इससे भी महत्वपूर्ण होता है कि उन तथ्यों को सुरक्षित रखा जाए। एक तो जो रिकॉर्ड है, जो संकलन है, डाटा कलेक्शन के लिए जब हम, जैसे हमने कहा कि प्राथमिक सोर्सेज के लिए आप जाएंगे, प्राथमिक तथ्यों को आप जब संकलित करने का काम करेंगे तो उसके बाद आपका, जब आपके मस्तिष्क में पूरी उसकी क्रियाविधि बन जाएगी, जब आप एक रास्ता आप अपने मस्तिष्क में बना दोगे कि मुझे किस प्रकार से प्राथमिक तथ्यों को संकलित करना है, तो वहां जब आप जाते हैं तो वहां आप तथ्यों को संकलित करते हैं। उस संकलन में ये बहुत संवेदनशील होता है कि अब कहीं ऐसा तो है नहीं कि उस क्षेत्र में जो है केवल आपके विषय से संबंधित ही सारे तथ्य हो, उसके अलावा उस क्षेत्र में कुछ और हो ना, ऐसा तो नहीं संभव है, बहुत सारे और। तो आपको बड़ी सावधानी से अपने विषय के अनुसार, अपने शीर्षक के अनुसार, अपने उप शीर्षक के अनुसार आपको अपने शोध कार्य से संबंधित तथ्यों का संकलन करना है और बड़ी सावधानी से करना है। ये बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि बहुत सारे तथ्य, जैसे मैंने कहा कि मंदिर निर्माण को आप जो है भवन निर्माण नहीं कह सकते, जबकि उसकी जो प्रक्रिया है वो तो एक जैसी है, लेकिन मंदिर निर्माण का उसका एक उसके लिए जो हमें तथ्य संकलित करने होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। भवन निर्माण को हम अलग तरीके से उसका अध्ययन करते हैं और विषय बहुत, उसमें बहुत एकदम बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत बारीक सा अंतर है दोनों में, भवन निर्माण और मंदिर निर्माण में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भवन निर्माण के लिए जो प्राथमिक तथ्यों का संकलन कर रहे हैं वो हम मंदिर निर्माण को भी चलो ठीक है, मंदिर निर्माण में हुआ तो होगा ही, चलो इसको यहाँ शामिल कर, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत संवेदनशीलता के साथ, आपको बहुत चतुराई के साथ आपको जो है अपने विषय से संबंधित, जैसे कहते हैं ना कि चीर नीर विवेक की क्षमता, निर्णय आप में होनी चाहिए कि मैं जो हूं चीर और नीर का विवेक करूं। तो तथ्यों के संकलन में आपके अंदर इतनी ज्यादा चतुराई होनी चाहिए, इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि आप सही तथ्यों का जो आपके शीर्षक को सही प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हीं तथ्यों का आप संकलन करें। और दूसरा होता है कि उनको सुरक्षित रखें आप। दूसरा महत्वपूर्ण ये होता है कि तथ्यों का कई बार होता है शोधार्थियों के साथ और वो हम सब लोगों के साथ, जो लोग हम शोध कार्य से जुड़े हुए लोग होते हैं, हमारे साथ सबसे ज्यादा यही समस्या एक होती है कि कई बार हम तथ्यों का संकलन कर लेते हैं, उसको जब आगे बढ़ाने का होता है तो कई बार जो है तथ्य बिखर जाते हैं या वो उस सीक्वेंस में हमारे पास सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आप तथ्यों का संकलन करते हैं तो तथ्यों का संकलन करने के बाद उनको बहुत सुरक्षित रखने का प्रयास करें, उनको एक सुरक्षा देना भी। ऐसा नहीं कि कोई आपने कहीं से तथ्य संकलित करे, कुछ इधर बिखरे पड़े हैं कुछ, क्योंकि जैसे जैसे आपका कार्य आगे बढ़ता है, आपका कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपका आप पे बौद्धिक दबाव बहुत अधिक होगा। जैसे जैसे आप किसी कार्य को आरंभिक में होते हैं वैसे वैसे आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं कि ठीक है रिसर्च हो रहा है, हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपका कार्य आगे बढ़ता है, आपके पास डाटा कलेक्शन होता है, आपके पास आंकड़े आते हैं, आपके पास साहित्य आता है, आपके पास सारी उससे संबंधित सारी सामग्री जैसे जैसे आपके पास एकत्रित होती रहती है, वैसे वैसे
आपके लिए बौद्धिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि कई बार तो ये होता है कि दो आंकड़े एक जैसे हो जाते हैं, कई बार ये होता है कि दो तथ्य एक जैसे हो जाते हैं। ऐसे में हम क्या गलती कर बैठते हैं, या तो एक तथ्य को, या तो दो तथ्यों को सेम एक ही जैसे दो तथ्यों को हम डाल देते हैं, या दोनों तथ्यों को हटा देते हैं। या कई बार ये होता है कि बहुत कम अंतर से जो सबसे बेहतर तथ्य हमारे पास था, हमने उस तथ्य को हटा दिया, और जो बहुत कम अंतर से थोड़ा कम प्रमाणित था उसको हम रख देते हैं। तो ये बहुत सारी जो गलतियां हो जाती हैं शोध में, इन छोटी छोटी जो हम लापरवाहियां करते हैं शोध कार्य में, या छोटे छोटे थोड़ा सा नहीं उसको एक सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम कर नहीं पाते हैं, तो उसका आगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा कार्य आगे बढ़ता है, और बहुत सारा जो है हमारे पास सामग्री एकत्रित हो जाती है, तो मस्तिष्क में एक बड़ा सा एक वजन सा हो जाता है, एक दबाव सा हो जाता है कि अब इसको किस तरीके से मैं एक सिस्टमेटिक तरीके, क्योंकि अंततः आपको वहां तक पहुंचना है कि जहां पे आपका शोध प्रबंध एक व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, आकर्षक रूप से, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, आंकड़ों के साथ, व्यवस्थित प्रमाणों के साथ जहां पे आपका शोध प्रबंध आपका स्वीकार किया जाना है, तो आप उस कल्पना को देखिए कि वहां पे ऐसे जब बिखरे आपके सारे तथ्य बिखरे हुए रहेंगे, उनको एक सिस्टमेटिक सुरक्षित तरीके से आप उनको एक उसको जो है एक क्रमबद्ध भी उनको आप करते जाइए, ये भी आवश्यक है। और ये आपको जब आपका आगे साक्षात्कार होगा तो इस सब सारे प्रोसेस को कि भाई उनको सुरक्षित कैसे रखोगे, तथ्यों का संकलन कैसे करोगे, और संकलन करने के बाद उनको सुरक्षित कैसे करोगे, उनको रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो ये भी आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि हम उन तथ्यों को सुरक्षित कैसे रखेंगे, हमारे पास क्या क्या तरीके होंगे उनको सुरक्षित रखने के लिए, या उनका क्रम किस तरीके से हम तय करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इसी में जो तथ्यों के को सुरक्षित रखने वाले तथ्यों के संकलन और उनको सुरक्षित रखना, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि तथ्यों को संकलन करने में, उनको एकत्रित करने में आपको जो है बहुत अधिक सतर्कता के साथ, चतुराई के साथ उसको आपको तथ्यों को संकलित करना होता है। कई बार क्या होता है कि तथ्यों के साथ आपको ये जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए, या इससे आपको जो है आश्वस्त हो जाना चाहिए इस बात से कि तथ्यों के साथ कहीं ग्राफ्टिंग तो नहीं की गई। ग्राफ्टिंग मीन्स जैसे उद्यानिकी में एक होता है कि उसका जो है एक पौधे का उत्तक दूसरे पौधे के साथ मिलाया जाता है और एक नई प्रजाति तैयार की जाती है। तो तथ्यों के साथ ये बहुत ज्यादा संभावना होती है कि तथ्यों में कहीं छेड़छाड़ हुई है, या उसकी अवस्था को परिवर्तित कर दिया गया हो, या उसकी जो है प्रकृति को प्रभावित कर दिया हो। तो कई बार ऐसे तथ्य सामने आते हैं या कि जहां पे लगता है कि यहाँ पे इस बात का होना तो हमें नहीं लगता है, लेकिन वो तथ्य वहां पे हमें मिलता है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा चतुराई की आवश्यकता है कि इस तथ्य को कहीं ग्राफ्टिंग तो नहीं किया गया, इसको कहीं दूसरे उसमें जो है इसको जोड़ तो नहीं दिया गया, या इसका कोई पार्ट हटा तो नहीं दिया गया, इसका कोई भाग मिसिंग तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको तथ्यों को संकलित करने में आपको समझनी है। उसके बाद इसका जो अगला चरण है वो आता है अध्ययन का। इसमें जो आपके पास प्रमाणित सामग्री उपलब्ध है, जो आपने संकलित की है, उसका अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना और तथ्यों की परख करना, ये सारा आप अध्ययन में करेंगे। उसके बाद होता है सामान्यीकरण। इसमें सामान्यीकरण का मतलब यह है कि जो तथ्य आपको मिले हैं, जो तथ्य आपको मिले हैं उसके अतिरिक्त जो आंकड़े हैं, वहां जो वस्तुएं, जैसे मान लीजिए इस उदाहरण के साथ आप समझ लीजिए कि आपको जो है मोनाल पक्षी है,
अब आपको मैदानी भाग में कहीं मोनाल पक्षी दिख जाए तो आप ये धारणा तो नहीं बना सकते कि नहीं नहीं मोनाल तो जो है हिमालय में नहीं होता है या ठंडी प्रदेशों में नहीं होता है, हिमालय तो मैदानी भागों में और बहुत गर्म इलाकों में भी रह लेता है मोनाल। ये धारणा तो आप नहीं बना सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि उसका सामान्यीकरण आपको जो तथ्य मिला है उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति मूल रूप से क्या है, उसको आपस में जो है उसका विश्लेषण करके आपको उसका सामान्यीकरण करना है, उसकी पूरी तरीके से परख करनी है। इसके बाद आता है शोध प्रबंध तैयार करना। अब जब आप सारे प्रोसेस से आप गुजर जाते हैं, इसमें आप सारे प्रोसेस से आप कार्य करते हैं, तो अंततः आपको जो है एक शोध प्रबंध तैयार करना होता है बड़े सुव्यवस्थित तरीके से, अपने सारे आंकड़ों को, सारे तथ्यों को, और उसको फिर विश्वविद्यालय में जमा करना होता है। तो ये सब है। और हाँ, यहाँ पे एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को कह दूं कि जब भी आप शोध कार्य करते हैं या आप फील्ड के लिए जाते हैं, जब सर्वेक्षण के लिए या आप लाइब्रेरियों में, पुस्तकालयों में, तो आप हमेशा एक पेंसिल रखिए, रबड़ रखिए और कटर ये रखिए। ये अपने साथ पेन का बिल्कुल भी, यदि आप शोध करना चाह रहे हैं तो आप इंक पेन का बिल्कुल भी प्रयोग मत करिए, ये मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि आप ये लगाइए कि ये जो पेंसिल है ये हमारा 20% दबाव तो शोध कार्य के लिए बिल्कुल समाप्त कर देती है। क्योंकि कहीं पे ये होता है कि यदि तथ्य को कुछ उसमें कुछ बदलाव आ रहा है या कथन में कुछ बदलाव आ रहा है तो हम फटक से उसको मिटा करके और उस तथ्य को ठीक कर लेते हैं। लेकिन यदि हम इंक पेन को यूज कर रहे हैं तो हमने कुछ लिख दिया, बाद में थोड़ी देर में हमें पता लगा कि नहीं बात ये नहीं थी, फिर हम एक अलग से उसको बड़ी होच पोच तरीके से उसको लिखते हैं। आगे जाकर के जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आपका कार्य आगे बढ़ता जाएगा आपको बहुत ज्यादा परेशानी उस कार्य को फिर व्यवस्थित करने में आएंगी। इसलिए आप शुरू से ही इन सारी छोटी छोटी बातों का, इन सारी छोटी छोटी चीजों का अपने जो आपका रिसर्च वर्क है उसमें आप इनका प्रयोग कीजिए, इनको समझने का प्रयास कीजिए। पेंसिल को अपने पास रखिए, इंक पेन को बिल्कुल आप जब भी आप इस तरीके से लेक्चर सुनते हैं या आपको गाइड किया जाता है तो आप इंक पेन को बिल्कुल उस काम के लिए हटा दीजिए। इंक पेन को आप बिल्कुल यूज मत करिए, आप पेंसिल रखिए, अपने पास कटर रखिए, वर्ड रखिए। जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है कथन को, तथ्य को बदलने में, परिवर्तन करने में, तो आपको बड़ी सुविधा होगी। दूसरा एक और बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत स्पष्ट कर दूं और आप लोग इसको भली भांति समझ भी जाएंगे कि जो शोध होता है वो 2 प्रकार का होता है। शोध होता है, एक होता है स्वैच्छिक और एक होता है अनुबंधित। एक तो अनुबंधित शोध होता है। अनुबंधित शोध का मतलब यह है कि जहां पे आपके पास एक टाइम बाउंड है, आपको एक समयावधि के अंतर्गत आपको सारे कार्य करने हैं। आपको रूपरेखा तैयार करनी है, आपको सिनॉप्सिस तैयार करनी है, आपको विश्वविद्यालय में जमा करनी है। ये सब चीजें ये आप उसका अनुबंधित शोध के आप अभी जो है शोधार्थी हैं, आप अनुबंधित शोधार्थी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा चतुर रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए जो है इसको जो है आप लोगों को शोधार्थी भी कहा गया है। लेकिन उसके बाद जब आप भविष्य में जब आप शोध करते हैं तब आप स्वैच्छिक शोध करते हैं। ठीक है, कुछ काम कर दिया, अभी मन नहीं कर रहा है, अस्वस्थता है, कुछ चीजें हैं, रखो इसको 2 महीने 1 महीने के लिए इसको बंद करो, तो वहां स्वैच्छिक शोध की स्थिति में आप हैं। लेकिन अभी आप सब लोग जो है अनुबंधित, एक तरीके से अनुबंधित शोध की अवस्था में आप हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको भविष्य की बधाई देता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा।